स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस के स्टेट एटलस प्रोग्राम में। मैं हूं सलमान और आज हम जिस राज्य के स्टेट एटलस के बारे में चर्चा करेंगे वह राज्य है उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश में बीते हफ्ते कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश का कोई भी स्थान चर्चा में रहा तो उसके ऊपर सवालों को बना करके इस एपिसोड के माध्यम से आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बीते एपिसोड के अभ्यास प्रश्न के साथ। अभ्यास प्रश्न आप सभी को दिया गया था, गोरखपुर एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस राजमार्ग से शुरू होता है? NH24, NH27, NH28 या NH30। तो गोरखपुर एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो गोरखपुर एक्सप्रेसवे जो है गोरखपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से शुरू होता है। वहीं पर एक बाईपास लिंक है, जैतपुर के पास से यह शुरू होता है। तो इस तरह से प्रश्न का जो सही उत्तर यहां पर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया था। तो इसको अगर एक बार मैप पर अगर हम देखें तो यहां पर देखें यह गोरखपुर दिखाया जा रहा है और यहीं पर जैतपुर भी आप देख सकते हैं। तो ये यहां से कुछ इस तरह से आगे बढ़ता है और आजमगढ़ में सालारपुर के पास ये यहां पर आगे तक चला जाता है। अगर बात करें कि इस दौरान किन किन जिलों से होकर के गुजरता है तो गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ में यह पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़ जाता है। तो प्रश्न का उत्तर आप सभी यहां से देख सकते हैं कि बी वाला हो जाएगा। और आइए देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में पहला प्रश्न आप सभी के लिए क्या बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ तीर्थ स्थल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी हुई है। तीर्थ स्थलों की बात करें तो भीतरगांव मंदिर, अवघड़ मंदिर, दशावतार मंदिर, चाइना मंदिर। इसके सामने दिया हुआ है कानपुर, मुजफ्फरनगर, ललितपुर और श्रावस्ती। तो यहां पर अगर हम बात करें भीतरगांव मंदिर की तो भीतरगांव मंदिर जो है कानपुर में स्थित है। वहीं अवघड़ मंदिर की अगर हम बात करें तो अवघड़ मंदिर जो है मुजफ्फरपुर नगर में स्थित ना होकर के बल्कि यह मेरठ में स्थित है। तो यहां पर अवघड़ मंदिर जो है यह सुमेलित नहीं है। दशावतार मंदिर की अगर बात करें तो यह ललितपुर में एक स्थान है, देवगढ़, वहां पर स्थित है। वहीं चाइना मंदिर की हम बात करें तो यह श्रावस्ती में स्थित है। तो यहां से आप सभी देख सकते हैं कि जो बी वाला विकल्प है यह सुमेलित नहीं है, यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए इन जिलों को एक बार मानचित्र पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो कि इसमें सुमेलित नहीं है यानी कि मेरठ, तो मेरठ की स्थिति कहां पर है? मेरठ कुछ यहां पर स्थित है या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में से एक है। अब इसकी सीमाएं किन किन जिलों के साथ साझा होती हैं? तो अगर देखें तो मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर, यानी कि 6 जिलों से इसकी सीमाएं जो हैं संलग्न हो रही हैं। वहीं अन्य जिलों की अगर बात करें तो कानपुर, ललितपुर, श्रावस्ती। तो कानपुर की अगर बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह कानपुर 2 भागों में बटा है, एक कानपुर देहात और एक कानपुर नगर। तो इसकी स्थिति यहां पर है। वहीं अगर हम श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती कहां पर है? श्रावस्ती ये रहा, इसकी सीमा जो है नेपाल के साथ साझा होती है। वहीं ललितपुर की बात करें यहीं पर देवगढ़ है जहां पर दशावतार मंदिर स्थित है। तो ये यहां पर रहा। तो इस तरह से प्रश्न का सही उत्तर बी वाला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए स्थानों का उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित क्रम है। श्रावस्ती, मणिकर्णिका घाट, कुशीनगर, सारनाथ, ये 4 स्थान हैं। इनको अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करके 4 विकल्प के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया और आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही क्रम क्या होगा। इनमें से अगर बात करें तो श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ जो है यह भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान है। तो अगर हम इनकी बात करें, इनको मैप पर देखें तो हमें पता चल जाएगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही क्रम क्या होगा। तो श्रावस्ती की अगर हम बात करें तो श्रावस्ती आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि यह श्रावस्ती रहा। इसके बाद मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट की अगर बात करें तो यहां पर दर्शाया गया है मणिकर्णिका घाट को। इसके बाद है कुशीनगर और सारनाथ। कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर जो है मणिकर्णिका घाट के उत्तर में है और सारनाथ जो है ये यहाँ पर स्थित है जो कि मणिकर्णिका घाट के दक्षिण में है। तो सही क्रम हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर से श्रावस्ती पहले नंबर पर, उसके बाद हो जाएगा कुशीनगर,
फिर मणिकर्णिका घाट और सबसे अंत में सारनाथ। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो श्रावस्ती, कुशीनगर, मणिकर्णिका घाट, सारनाथ, यह बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। तो प्रश्न का सही उत्तर भी यही हो जाएगा। अगला सवाल है, सारनाथ निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? विकल्प है गंगा वरुणा, गोमती गंगा, गोमती कलकालिया या अस्सी और गंगा नदी के संगम पर यह स्थित है, या पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सारनाथ जो है वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी के संगम पर स्थित है। तो प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। इसकी पुष्टि मानचित्र से भी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें तो यह गूगल मानचित्र आप सभी के सामने प्रदर्शित किया गया है और यहाँ पर आप देखिए यह जो हल्का रेड पॉइंट कलर से दिख रहा है, ये डॉट से दिखाया जा रहा है, यह सारनाथ है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि वरुणा नदी इसके दक्षिण की तरफ प्रवाहित हो रही है और यहीं पर आप देखिए गंगा नदी भी प्रवाहित हो रही है। तो इसी के संगम पर सारनाथ स्थित है। तो प्रश्न का सही उत्तर ए वाला हो जाएगा, यानी कि गंगा और वरुणा नदी के संगम पर सारनाथ स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है? विकल्प है समन, सांडी, पार्वती अर्गा या लाख बहोसी। तो इन पक्षी विहारों के बारे में जब भी हम अध्ययन करते हैं तो हमें इनके क्षेत्रफल के बारे में भी पता चलता है, साथ ही साथ यह किन जिलों में है, इनकी क्या खासियत है, इन सारी चीजों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो प्रश्न में क्षेत्रफल की बात की जा रही, तो इसमें अगर क्षेत्रफल की बात करें तो जो 4 पक्षी विहार दिए गए हैं, तो सबसे पहले इनके क्षेत्रफल की बात करें तो समन पक्षी विहार जो है 5.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं सांडी पक्षी विहार की बात करें तो 3.09 वर्ग किलोमीटर, पार्वती अर्गा की बात करें तो 10.84 वर्ग किलोमीटर और लाख बहोशी की बात करें जो कि कन्नौज में स्थित है, यह 80.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो लाख बहोशी है इसका जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा है और यह कहां पर है? कन्नौज में है। लाख बहोशी सेंचुरी या पक्षी विहार कन्नौज में स्थित है, आप यहां पर देख सकते हैं। अब आपको एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि संगम, सांडी और पार्वती अर्गा पक्षी विहार राज्य के किन जिलों में स्थित है। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, लाख बहोशी। और जो आपको होमवर्क दिया गया आप उसे जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या हैं? राकड़ मृदा रवेदार विंध्यन शैली मृदा के अंतर्गत शामिल लाल रंग की मृदा है। यह मृदा राज्य में मुख्यतः दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर पाई जाती है। कूट दिया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो यहां पर अगर राकड़ मृदा की हम बात करें तो जाहिर तौर पर राकड़ मृदा जो है एक रवेदार विंध्यन शैली मृदा के अंतर्गत शामिल मृदा है, लेकिन यह इसका रंग जो है लाल रंग का नहीं होता बल्कि लाल एवं भूरा होता है। लाल एवं भूरा, लाल भूरे रंग की मृदा है ये। तो यहां से यह गलत हो जाता है। विंध्यन शैली मृदा को बुंदेलखंडी मृदा भी कहा जाता है और इस मृदा की अगर बात करें तो यहाँ पर जीवाश्म की कमी होती है और यह मृदा जो है राज्य में मुख्यतः जो दक्षिणी पर्वतीय एवं पठारी ढलान है वहां पर पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से झांसी, जालौन, महोबा इत्यादि जिले शामिल हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जिसका जो पहला स्टेटमेंट है यह गलत है, क्योंकि यह लाल रंग की मृदा ना होकर के बल्कि लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है। इसकी खासियत एक और भी है कि यह जो मिट्टी होती है दानेदार होती है। तो दूसरा कथन इसमें सही है। तो प्रश्न का सही उत्तर केवल 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, लाइट ब्लू कलर से आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंड वाला क्षेत्र यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो मुख्य रूप से यह वाला जो क्षेत्र है यहीं पर यह मृदा पाई जाती है। हालांकि एक आध दो जिले जैसे कि प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर में भी कुछ स्थानों पर यह मृदा पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो संकेंद्रण है यह बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश में शामिल है उसके अंतर्गत जो शामिल जिले हैं जिसमें महोबा, झांसी, ललितपुर इत्यादि शामिल है, यहीं पर यह मृदा का संकेंद्रण उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखा जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आ जाएंगे? ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट आदि जिले इसके अंतर्गत शामिल है। तो प्रश्न का सही उत्तर बी वाला हो जाएगा। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन कचनौदा बांध के संदर्भ में सही है या सही है? यह बांध सजनम नदी पर निर्मित है। इसका उद्देश्य गोविंद सागर बांध की नहर प्रणालियों में जलापूर्ति करना है। कूट दिया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही
2। तो अगर हम बात करें कचनौदा बांध की, तो कचनौदा बांध जो है यह ललितपुर जिले में स्थित है। ललितपुर जिले में सजनम नदी पर इसका निर्माण किया गया है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात करें जो इस बांध के पीछे, यानी इस बांध के निर्माण के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था, उसमें उद्देश्य यही था कि जो गोविंद सागर बांध है उससे जो भी नहरें निकाली गई है, खासकर टेल नहरों की बात करें यानी पिछली नहरों की बात करें, इस गोविंद सागर बांध के पीछे जो नहरें हैं, जो नहर प्रणालियां हैं, वहां पर जलापूर्ति करना, जलापूर्ति में भी मुख्य रूप से जो सिंचाई के दौरान जिस जल की जरूरत होती है उसकी पूर्ति करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया। तो यहाँ पर दोनों कथन जो है सही है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। इसको मानचित्र पर देखते हैं कि यह कहां पर है। तो यह ललितपुर का गूगल मानचित्र आप सभी के सामने प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कचनौदा डैम कुछ यहाँ पर स्थित है। और ये देखिए, यह जो नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही जिस पर इसका निर्माण किया गया है, यह कौन सी नदी है? सजनम नदी है। यहाँ भी आप सभी के लिए एक होमवर्क है। आप सभी को होमवर्क में यह बताना है कि यह सजनम नदी जो है कहाँ पर उद्गमित होती है और इसका मुहाना कहाँ है। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में आप सभी देंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के रेखा मानचित्र पर खनिजों को ए, बी, सी एवं डी द्वारा दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से किस खनिज को उसके सही स्थान पर नहीं दर्शाया गया? कौन कौन से खनिज है? कोयला, फेल्सपार, जिप्सम, तांबा। इन्हें ए, बी, सी, डी के माध्यम से इस मानचित्र पर दर्शाया गया है और आप सभी को बताना है कि वह कौन सा खनिज है जिसे इस मानचित्र पर सही नहीं दर्शाया गया। तो सबसे पहले अगर हम कोयला की बात करें तो कोयला उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से सोनभद्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र को सिंगरौली क्षेत्र भी कहते हैं। फेल्सपार की अगर हम बात करें तो फेल्सपार जो है उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से झांसी में पाया जाता है। जिप्सम की अगर हम बात करें तो जिप्सम जो है झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर तांबा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो तांबा से संबंधित क्षेत्र है वह है ललितपुर। तो अब यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो खनिज है कहां कहां पाए जाते हैं और हमें अगर मालूम है कि यह जो जिले हैं यह मानचित्र पर कहां पर स्थित हैं तो हम इसका उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो अगर सोनभद्र की स्थिति को देखें तो ए से दर्शाया गया यह बिल्कुल सही है। इसकी पुष्टि अगर इस मानचित्र से करें तो आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि यह सोनभद्र है। वहीं बी की अगर बात करें, बी फेल्सपार झांसी में, तो यह भी बिल्कुल सही स्थिति दर्शाई गई है। झांसी आप सभी देखें तो झांसी यहाँ पर यह स्थित है। इसके नीचे ललितपुर है और ललितपुर में क्या पाया जा रहा है? तांबा, डी वाला, और डी को यहीं पर दर्शाया गया है। तो डी वाला भी बिल्कुल सही प्रदर्शित किया गया है। जबकि जो तीसरा है जिप्सम, जिप्सम कहाँ पाया जा रहा है? झांसी और हमीरपुर में, इसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर झांसी ना है ना हमीरपुर है। झांसी कहाँ पर है? यहाँ पर है। हमीरपुर कहाँ है? ये रहा हमीरपुर। झांसी और हमीरपुर में जिप्सम पाया जाता है जिसको सही रूप से इस पर प्रदर्शित नहीं किया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब है कम, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। और अवरोही क्रम इसका उल्टा होता है, यानी कि सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो 4 जिले कौन कौन से हैं? औरैया, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, इटावा। इन्हीं 4 जिलों को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करके 4 विकल्प के रूप में आप सभी के समक्ष प्रदर्शित किया गया है और आपको इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो दिए गए जिले हैं इनमें सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वह गौतम बुद्ध नगर की है। गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर जो है 80 दशमलव कुछ है। बाकी जो जिले हैं उनकी जो साक्षरता दर है इससे कम है। तो आरोही क्रम में बताना है तो सबसे ज्यादा कौन होगा? गौतम बुद्ध नगर। तो हम यहाँ पर देखें कि इन विकल्पों में सबसे अंत में गौतम बुद्ध नगर किस विकल्प में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इटावा, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और कानपुर नगर। तो गौतम बुद्ध नगर इनमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो यहां से यह बात क्लियर हो गई क्योंकि गौतम बुद्ध नगर सिर्फ एक ही विकल्प में दिया हुआ है। तो बी वाला उत्तर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो
यहाँ से अगर देखें तो इटावा की जो साक्षरता दर है वो 78.41%, औरैया की 78.95%, कानपुर नगर की 79.71% और गौतम बुद्ध नगर की 80.12%। तो आप ये देख सकते हैं जो ये है ऊपर से नीचे यही आरोही क्रम हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में, उससे कम कानपुर नगर, उससे कम औरैया और उससे कम इटावा में। अब ये जो जिले हैं ये कहां पर है इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर कहां पर है, ये रहा गौतम बुद्ध नगर, यहां पर रहा। उसके बाद कानपुर नगर की बात करें तो कानपुर नगर जो है यह वाला जिला कानपुर नगर रहा। अब इसके बाद क्या है, औरैया की अगर बात करें और इटावा की बात करें तो इटावा कहां पर है, इटावा की स्थिति कुछ यहां पर रही और यहीं पर आप देख सकते हैं कि औरैया भी स्थित है। तो यह वह 4 जिले रहे कि जो कि संबंधित सवाल में दिए गए हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न है और सवाल यह है कि गंगा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है, मेरठ, बदायूं, उन्नाव या कानपुर। तो गंगा एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से होकर गुजरता है ये पता होना चाहिए, तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जहां से एक्सप्रेसवे होकर नहीं गुजरता है। तो ढूंढिए इसका जवाब क्या होगा और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दर्ज कर दीजिए। हमें उम्मीद है कि आज के एपिसोड में जिन सवालों के ऊपर चर्चा किया गया वो आपके आगामी परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।